हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। इसके अंदर हम यूपीएससी का बिल्कुल बेसिक से हम चीजें स्टार्ट कर देंगे। हम जैसे कि जनरली लोग एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर वाइज मैंने नोट्स बना रखे हैं, उसको आप चाहे तो आपको पीडीएफ में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा इस पीडीएफ का। इसके अलावा अगर आप चाहे तो आप इसको यहाँ से खुद से बनाएंगे, हाथ से लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा, वो बेटर रहेगा। तो आप क्या करिएगा, ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम क्या आगे पढ़ने वाले हैं। टोटल लगभग 17 से 20 वीडियोस के अंदर हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। 2013 के बाद से यूपीएससी ने वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करे थे। उससे पहले कोई भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं होते थे। 2013 के अंदर 4 क्वेश्चंस आए थे वर्ल्ड हिस्ट्री से एसोसिएटेड। मेंस का ये टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री, प्री में ज्यादातर इसके बारे में नहीं पूछा जाता, मेन से एसोसिएटेड है। तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे नेक्स्ट ईयर 3, फिर उससे नेक्स्ट ईयर 2, फिर उससे नेक्स्ट ईयर 1। और 2017 के बाद से कोई भी आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। तो अब आपके मन में आ रहा होगा क्या हमको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री को। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारे साथ इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है उसके टाइम पे भी कंटेम्प्रेरी जो चीजें चल रही थी उसका साथ साथ डायरेक्ट लिंक है। तो इसलिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। तो हम इसके अंदर 17 से 20 लेक्चर के अंदर हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को। ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस है यूपीएससी का जो इससे एसोसिएटेड है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, वो हमारा इवेंट फ्रॉम 18 सेंचुरी। इसका मतलब है कि 18 सेंचुरी के बाद से जो भी है उसके बारे में जो भी इन्वेंट्स हुए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 18 साल से जो भी पहले हुए हैं वो हमारे लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। ठीक है। अब 18 सेंचुरी के बाद कौन से हुए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है हमारे, उसके ऊपर मेंशन्ड है। वर्ल्ड वार जो हुई है, रीड्रॉयल हुआ है नेशनल बाउंड्रीज का, उसके बारे में कॉलोनाइजेशन क्या हुआ है, डीकोलोनाइजेशन क्या हुआ है, फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इसके बारे में सिलेबस हमारा कवर करता है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में समझते हैं। तो जैसे 18 सेंचुरी है, 18 सेंचुरी में जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, अमेरिका की वॉर हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम बोलते हैं। तो वो सब हम 18 सेंचुरी के अंदर पढ़ेंगे। 19 सेंचुरी के अंदर कॉलोनाइजेशन और ये सब डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ था अमेरिका का, वो सब इसी का पार्ट है। कैसे वर्ल्ड वॉर्स वगैरह के बारे में पृष्ठभूमि बनी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेशनलिज्म जो बावला है रीचे लोगों के बीच में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 12 सेंचुरी में नेशनलिज्म की वजह से जो वर्ल्ड वॉर हुई उसके बारे में, वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह पढ़ेंगे। उसका इम्पैक्ट क्या रहा दूसरी दुनिया के अकॉर्डिंग, तो उसको ज़्यादा पढ़ेंगे। कौन सी नई बॉडीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर फॉर्म हुई तो उसके बारे में। तो अब सीधी सी बात है, यूपीएससी में इवेंट 18 सेंचुरी के बाद की ही बात हो रही है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे देखो रीजन क्या है कि ये एक रेवोल्यूशन एज के बारे में बताता है। रेवोल्यूशन एज कैसे, जैसे आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, ये सब रेवोल्यूशंस हुए थे, इंडिगो रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये बेसिकली 18 सेंचुरी के बाद एक रेवोल्यूशनर एज हुआ था, इसलिए इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अमेरिका के बारे में बताया मैंने, फ्रेंच के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे तो थे। तो अब उस टाइम पे ही क्यों रेवोल्यूशन हुए थे, देखो। सबसे पहले 14th और 15th सेंचुरी के अंदर रेनेसांस आया था। रेनेसांस से लोगों के पास एनलाइटमेंट आई। जैसे ही एनलाइटमेंट आने लगी उसको, तो उनको अपने राइट्स के बारे में पता लगने लगा कि मेरे पास ये अच्छा होना चाहिए, सोसाइटी में ये चीज अच्छी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। फिलोसफीज लोगों के बीच में जाने लगी, नई नई चीजें डेवलप होने लगी उनके बीच में। तो फिर उन्होंने उस चीज की वजह से रेवोल्यूशंस किए अलग अलग, जैसे अमेरिका, फ्रेंच, ताकि हमको आजाद मिल सके, फेटर्निटी, लिबर्टी, इन सब का यूज करना सीखने को मिला। अब 16 सेंचुरी से पहले क्या होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, रिलीजन्स लीडर होते थे, जैसे धर्म के ठेकेदार टाइप, जैसे चर्च के पादरी पुदरी ये सब होते थे। हिंदुइज्म में होते थे, मुस्लिम्स में होते थे, हर एक के अलग अलग होते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स बेसिकली छोटे छोटे क्या होता है, फ्यूडलिज्म एक होता है। फ्यूडलिज्म के अंदर क्या करते हैं, हर एक छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और उसका एक फ्यूडल लॉर्ड, एक राजा की तरह, तो उसको फ्यूडल लॉर्ड बोलते हैं। वो सब उस चीज को मैनेज करता था। तो ये सब को हटा के रेनेसांस आया। रेनेसांस आने के बाद क्या हुआ, लोगों के पास एनलाइटमेंट आया। एनलाइटमेंट की वजह से उनको राइट्स का पता लगा, राइट्स का पता लगने तो रेवोल्यूशन आया। तो इसको प्रोसेस को बोला था RER। तो रेनेसांस आया। ठीक है।
ये लगभग 16 से 14 सेंचुरी के आसपास आया, फिर उसकी वजह से एनलाइटमेंट हुआ लोगों के अंदर तर्क वगैरह पूछने लगे, क्वेश्चंस पूछने लगे। क्वेश्चंस पूछने की वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, फिर रेवोल्यूशंस हुई अलग अलग तरीके के। तो RER, अब एक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इंडिया का जो रेनेसांस का फादर है उसके बारे में लिखना है। कौन था इंडिया का रेनेसांस फादर, और इंडिया में कब रेनेसांस आया, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा समझते हैं कि बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। तो जैसे बैकग्राउंड ऑफ 18 सेंचुरी, आपको पता है कि जैसे हमारा सिलेबस यूपीएससी का ऑनवर्ड्स 18 सेंचुरी है, तो उससे पहले ना हमें पता होना चाहिए कि 18 सेंचुरी से पहले क्या हो रहा था, बेसिकली क्या रीजन रहे कि 18 सेंचुरी का इंपॉर्टेंट रहा। जैसे मैंने अभी थोड़ा बताया RER के बारे में कि ये चीज होती है। ठीक है, RER इसकी वजह से आया था। और फिर इसके अंदर और क्या फैक्टर्स रहे होंगे कि 18 सेंचुरी के बाद ही ये चीजें देखने को मिली हैं। देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। असली सिलेबस सिर्फ हमारा 18 सेंचुरी के बाद से है, क्योंकि देखो जो एनलाइटमेंट हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैपिटलिज्म की नॉलेज आने लगी, सोशलिज्म की नॉलेज आने लगी, जब इन सब का अलग अलग साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होने लगा, पॉलिटिकल चीजें आने लगी, तो उसकी वजह से प्रोग्रेसिव आइडियाज लोगों के सामने आए। तो उन सब से मिलकर प्रोग्रेसिव आइडियाज देखने को मिले 19 सेंचुरी के अंदर। अब सीधी सी बात है, जब प्रोग्रेसिव आइडियाज देखने को मिलेंगे तो उनके बीच में नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होगी। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म कौन सी जगह पे, जैसे इटली का पढ़ेंगे हम, जर्मनी का पढ़ेंगे, फ्रांस का पढ़ेंगे, इंडिया में भी लगभग 19 सेंचुरी के आसपास हमारे को नेशनलिज्म देखने को मिलता है। जब कांग्रेस वगैरह फॉर्म हुई थी उससे एसोसिएटेड की बात है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म देखने को मिला 19 सेंचुरी के अंदर। और उसी टाइम पे आपको पता है कि कॉलोनाइजेशन होने लगा था, थोड़ा थोड़ा डीकोलोनाइजेशन होने लगा, जैसे अमेरिका का डीकोलोनाइजेशन हुआ था। इंपेरियलिज्म के बारे में हमें पता लगने लगा, तो 19 सेंचुरी के अंदर ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। जब राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ और कॉलोनाइजेशन हुआ, अब दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट राइज हुए। तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होने की वजह से वर्ल्ड वॉर्स हुई, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फिर उसकी वजह से क्या हुआ था, कम्युनिज्म हुआ, फेसिज्म हुआ, नासिज्म हुआ। तो ये सब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे वर्ल्ड वॉर 1 के। उसकी वजह से दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 के पृष्ठभूमि बन चुकी है, तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था। फिर कोल्ड वॉर हुई, जैसे आपको पता है रशिया और यूएसए के बीच में हुई थी। फिर डीकोलोनाइजेशन हुआ, अलग जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स का राज था उन सब का अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग उनका डीकोलोनाइजेशन हुआ, अलग अलग कंट्रीज में उभर के स्टार्ट हुए, नेशनलिज्म उनके अंदर उत्पन्न होनी स्टार्ट हुई। तो ये सब आपका सिलेबस के अंदर है 18 से 19 सेंचुरी के अंदर, ये हम ज्यादा डिटेल में अब आगे पढ़ेंगे। बैकग्राउंड्स ऑफ 18 सेंचुरी के अंदर थोड़ा सा हम ब्रीफ में जाते हैं इस वीडियो के अंदर, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा और ज्यादा लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो बैकग्राउंड ऑफ 18 सेंचुरी, इसका मतलब है कि 18 सेंचुरी से पहले जो हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। देखो, 15th से 18 सेंचुरी के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे हुए होंगे, इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई उनके बीच में, जिसकी वजह से आपका 18 सेंचुरी के अंदर इतनी रेवोल्यूशन हुई, इसलिए उसका नाम ही रेवोल्यूशन एज रख दिया गया। तो लेट फाउंडेशन ये जो है 15 से 18 सेंचुरी, ये हमारा फाउंडेशन की तरह एक्ट करा मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में। ठीक है। अब उससे क्या 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 ऐसे रीजन रहे होंगे, तो ये सब हम देखते हैं। जैसे डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होना, रेनेसांस आना, रिफॉर्मेशन होना नई नई चीजों का, नए डॉक्यूमेंट्स बनना, कॉन्स्टिट्यूशन बनना, जियोग्राफिकल लोगों के थिंकिंग बढ़ना, डिस्कवरीज होना नई नई। ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स का राइज होना नए नए अलग अलग जगहों पर। अब क्वेश्चन आता है कि रेनेसांस और रिफॉर्मेशन में कौन सा पहले आया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सेम इसी तरीके से रिफॉर्मेशन और जियोग्राफिकल डिस्कवरी कौन सी पहले हुई उसके बारे में बताइएगा। ऐसे रिनेसांस और जियोग्राफिकल डिस्कवरी कौन सी पहले हुई, तो ये सब आपको मुझे बताइएगा। ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ऐसे ही मैं कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो डालता रहूंगा। हम मॉडर्न पहले पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर हम उसके बाद एंशियंट को कवर करेंगे, पहले हम पूरा पूरा हिस्ट्री पोर्शन कवर कराऊंगा आप सबका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।